Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and you are watching the comprehensive revision series and taking the full benefit of it. So in the continuation of that, after completion of operation mismanagement, we are going to talk about winding up. And before diving into the concept, certain very important points you need to understand that winding up as such अभी तक ट्रेंड के हिसाब से जितना वॉल्यूम है, राइट, द नंबर ऑफ सेक्शंस एंड नंबर ऑफ द कंटेंट बेसिकली विच वी हैव is not justified with respect to the number of marks it has been asked in the exams till now. Important point to be focused upon is till now. तो अभी तक 4 नंबर 6 नंबर के आसपास ये आता है एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में what I'm going to do is that I have divided the chapter. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड सेकंड वाला जो पार्ट रहता है जो होता है बैलेंस प्रोविजंस, वो हम इस वाले में रिवाइज नहीं करने वाले बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लीव वाइंडिंग अप एंड एटलीस्ट बाय वे ऑफ दिस रिविजन लेक्चर आई एम गोइंग टू ट्राई कि आप छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको तो रिवाइज करके जाओ, ताकि अगर उसमें से एंड ऑब्वियसली चांसेस आर क्वाइट हाई कि इसमें से कुछ पूछा जाए, एटलीस्ट इफ आस्क्ड इन एग्जाम 4 में से 2 या 3 नंबर तो आप स्कोर कर पाओ. So first important thing to understand that we are not going to revise the entire chapter. पहली बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस एनालाइज करेंगे एंड क्विकली उसको रिवाइज करेंगे. एनालाइज से ज्यादा रिवाइज ही करेंगे. सेकंड, इफ यू आर समवन हु इज एमिंग टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द एग्जाम एंड इफ यू आर समवन हु इज एब्सोल्युटली रिस्क एवर्स एंड यू वांट टू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन लॉ, लीविंग जीरो डाउट कि कुछ भी आए तो मुझे आंसर करना है, तो इसके बाद आपको बचे हुए सेक्शंस को भी रिवाइज करना पड़ेगा. एंड वो बहुत बच्चे नहीं होते जिन्होंने पूरा वाइंडिंग अप किया होता है. क्लास में भी बता के थक जाता हूं कि यार कर लो पूरा वाइंडिंग अप, बट स्टिल माय एडवाइस वुड बी कि इसके बाद आप बैलेंस सेक्शंस को भी एक बार रिव्यू कर लेना. इस वाले क्लास में हम नहीं कर रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर रहे हैं. सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, जो मुझे लगता है कि पास्ट ट्रेंड के हिसाब से इनमें से ज्यादा आने के चांसेस है. बैलेंस में से भी एक बार सवाल आ रखा है तो मैं आपको क्विकली एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे चुका हूं. नाउ यू एनालाइज एंड यू जज अकॉर्डिंगली कि वेदर आपको बैलेंस करने चाहिए नहीं करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, राइट, एंड बैलेंस प्रिपरेशन. ओके, सो क्विकली लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 वाइंडिंग अप. एक ब्रीफ में इसका एक इंट्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं. अर्लियर द वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कुड हैव हैपेंड अंडर 2 ways. First, by the order of tribunal, and second, voluntary winding up. Voluntary winding up has been omitted when by the insolvency bankruptcy code. So by coming of the insolvency bankruptcy code, voluntary winding up happens under that code, not under Companies Act 2013. So only relevant method left in our Companies Act is order upon winding up upon order by NCLT. Clear है? Okay. So section 271, circumstances in which a company may be wound up by tribunal. If company has passed a special resolution, that company needs to be wound up. Second, if it has acted against our country, so against sovereignty, integrity, security of state, friendly relation, morality, decency, and public order of our country. If on an application of registrar or any person authorized by central government, not state government, central government, tribunal का ऐसा opinion बनाए कि affairs are being conducted in a manner fraudulent, unlawful purpose, and the persons involved are guilty of fraud, misfeasance, misconduct, and ऊपर वाला में से कुछ भी एक लगा, fraud, unlawful, guilty of fraud, misfeasance, and ऐसा सही है, it is proper that the company should be wound up. Next, if company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns, and नहीं लिखा है और दोनों में से एक में गलती कर दी कोई भी, फॉर 5 लगातार साल. और कौन से वाले? जब ये एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी या फिर ये जब क्लॉज यूज किया जाएगा उसके प्रीसीडिंग 5 साल. तो फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स. ब्रेक नहीं आना चाहिए इसके अंदर. लास्ट, ये एक कहते हैं ना, मतलब सबसे लास्ट वाला जिसके अंदर कोई ऊपर वाला क्लॉज नहीं लग रहा, तो ये वाला डल सकता है. जस्ट एंड इक्विटेबल, कीवर्ड क्या है? जस्ट एंड इक्विटेबल, की कंपनी शुड बी वाउंड अप. रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं इस चीज को, एंड दिस इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन we cannot do anything else and we need to wind up the company. जैसे फॉर एग्जांपल डेडलॉक इन मैनेजमेंट, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, कंपनी का बिजनेस ही जा चुका है ड्यू टू सम रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर द कंपनी इज अ शेल कंपनी, मतलब बबल कंपनी. पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, जिस दिन पेटिशन फाइल करी जाती है उस दिन हम मानेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हो चुका है. किसने बोला? सेक्शन 357 ने बोला. Who can file a petition to the tribunal? कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज. कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्विकली बता दो, एक बंदा जो मेंबर होता है वो ही कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है. बेसिकली ड्यूरिंग द कंपनी ही इज कॉल्ड अ मेंबर. आफ्टर द वाइंडिंग अप स्टार्ट्स और कमेंसेस, दैट मेंबर इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी. तो कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ऑल और एनी ऑफ द पर्संस, मतलब इसको छोड़ दो. आरओसी या फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या इन केस ऑफ क्लॉज नंबर बी ऑफ 271, दैट इज if someone is acting against the country, then the application can be filed by central government or state government. State government का ऑथराइज बंदा यहाँ पे फाइल नहीं कर सकता, ध्यान रखना.
रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जैसा हमने ऊपर बोला, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग मेंबर ही है, ये मेंबर्स ही है। तो इसके रिस्पेक्ट में तीन तीन कंडीशंस पढ़नी है कि a contributory shall be entitled to present a petition notwithstanding, मतलब ignoring that he may be a holder of fully paid up shares। सर लॉजिक बताओ कि वो fully paid up shares अगर होल्ड कर रहा है तो उसकी कोई अब लाइबिलिटी तो बची नहीं है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तेरी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब तू पिटीशन क्यों फाइल कर रहा है वाइंडिंग अप की। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही मे बी होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी के पास कोई असेट्स नहीं है, एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी के पास सरप्लस असेट्स नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, ये सारा होने के बावजूद नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन गो एंड फाइल अ पिटीशन। अच्छा, अब कंडीशंस क्या क्या है? सो ही कैन बी एलिजिबल एंड ही कैन फाइल अ पिटीशन ओनली इफ द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम, सारे या तो कुछ शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, मतलब ही वाज द ओरिजिनल अलॉटेड, ट्रांसफर नहीं हुए, और ट्रांसफर हुए तो लास्ट 18 मंथ्स में से एटलीस्ट 6 मंथ्स उसके पास वो शेयर्स होने चाहिए। किस लास्ट 18 मंथ से? आपको 18 मंथ्स किससे पहले देखने हैं? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप होती है पिटीशन फाइलिंग डेट से, उससे नीचे दे हैव डिवॉल्व्ड ऑन देम थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर। तो अगर उसके पास सक्सेशन से आए हैं, जैसे फादर की डेथ हो जाती है, सन के पास आए, तो उस केस में फिर वो फाइल कर सकता है। उसमें हम ऊपर वाली कंडीशन नहीं देखेंगे। इन तीनों में से एक कंडीशन लगाना जरूरी है, और वर्ड लिखा है एंड नहीं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द रजिस्ट्रार प्रेजेंट अ पिटीशन? ऑब्वियसली आरओसी सारे ग्राउंड्स पे प्रेजेंट कर सकता है एक्सेप्ट क्लॉज नंबर ए, जो कि एसआर पास किया जाता है कंपनी के द्वारा, बिकॉज उस केस में कंपनी फाइल करेगी। अच्छा, रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइल करने से पहले, पिटीशन फाइल करने से पहले सीजी का अप्रूवल लिया जाएगा, एंड सीजी इस चीज का अप्रूवल नहीं देगा अनलेस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस हैज बीन गिवन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंडीशन फॉर पिटीशन फाइलिंग बाय द कंपनी, अगर कंपनी को पिटीशन फाइल करनी है तो उसके साथ उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगा के देनी पड़ेगी, लेटेस्ट हिसाब किताब क्या है कंपनी का देना पड़ेगा। और जब भी कोई भी पिटीशन फाइल करी जाती है, ट्रिब्यूनल को a copy shall be provided to ROC and within 60 days he can provide his views. Next, section 273 order powers of tribunal. Basically now the petition has been filed under section 271 272 के हिसाब से पिटीशन फाइल हो चुकी है ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? तो देखो, ट्रिब्यूनल या तो डिसमिस करेगा विद और विदाउट कॉस्ट, या तो इट में पास एन इंटरिम ऑर्डर, या तो इट में अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर टिल पासिंग ऑफ द फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो वाइंडिंग अप ऑर्डर 10 दिन में आने वाला है, लेकिन अभी मेरे को काम स्टार्ट कराना है, ट्रिब्यूनल कह रहा है। तो भैया फाइनल लिक्विडेटर छोड़ो, कंपनी लिक्विडेटर छोड़ो, अभी प्रोविजनल लिक्विडेटर लगाओ, राइट? या तो वो कहेगा कि चलो वाइंडिंग अप ऑर्डर ही फाइनल पास कर देते हैं, अभी डायरेक्ट स्टार्ट कर दे फाइनल प्रोसेस से विद और विदाउट कॉस्ट, और एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। और ये ऑर्डर आएगा विद इन 90 डेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर अंडर क्लॉज नंबर सी। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं पास कर रहे हो, आप प्रोविजनल लिक्विडेटर से सीधा काम स्टार्ट करवा रहे हो, वाइंडिंग अप ऑर्डर तो अभी आना है। तो ऐसा क्या हुआ कि यू कुड नॉट वेट टिल द फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर? तो उससे पहले ट्रिब्यूनल कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, अनलेस फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट मे डिस्पेंस ऑफ विद दिस काइंड ऑफ अ नोटिस एंड दिस काइंड ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो नोटिस देके अपॉर्चुनिटी देना, इससे डिस्पेंस भी किया जा सकता है। एंड ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट असेट्स आर इक्वल और एक्सेस, मतलब लाइबिलिटीज हमारी बहुत ज्यादा है, एंड या फिर कंपनी के पास कोई असेट्स नहीं है। तो कोई बात नहीं, दीज सर्कमस्टांसेस आर इररेलेवेंट वेदर द कंपनी शुड बी वाउंड अप और नॉट। अगर पिटीशन फाइल किया जाता है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जो क्लॉज नंबर ई में पढ़ा हमने, तो उस केस में इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया सही में देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव लेफ्ट एंड दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो ये इंश्योर करवाना पड़ेगा। Statement of affairs, directions for filing SA, where a winding up petition is filed by any person other than the company, and tribunal is satisfied prima facie ऊपर से कि केस बन रहा है वाइंडिंग अप का, so it may then ask the company, may क्या शली हो जाएगा क्योंकि वो बोलेगा ही बोलेगा कि प्लीज फाइल ऑब्जेक्शंस एंड प्लीज फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इन 30 डेज, और अगर कोई सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी आ जाती है तो एडिशनल 30 डेज मिल जाएंगे। सर आपने एक चीज नहीं बताई कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी, भूल गए ना ऊपर। अभी क्या बताया था कि अगर कंपनी फाइल करती है, अगर कंपनी पिटीशन फाइल करती है तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगा के देने पड़ते हैं, तो इसीलिए इस केस में बोला गया वाइंडिंग अप बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी, सो बिकॉज इन केस ऑफ फाइलिंग बाय कंपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी रिसीव होने वाले हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी की प्री कंडीशन लगाई जा सकती है। ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट दैट पिटिशनर टू डिपॉजिट सर्टेन सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट, जो भी उसको लगता है रीजनेबल है कि अगर सिक्योरिटी दोगे तो ही मैं आगे नोटिस दूंगा। ठीक है, अगर कंपनी फेल कर जाती है स्टेटमेंट फाइल करना, तो इट विल फॉरफिट द राइट टू अपोज द पिटीशन, सो अब वो ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगी, एंड डायरेक्टर्स वगैरह जो भी रहेंगे उसको पेनल्टी लगेगी, जो भी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पेनल्टी लगेगी। अच्छा,
The directors and officers of the company in respect of which an order of winding up is passed under 273(1)(d). अब फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर अगर आ जाता है तो विद इन 30 डेज हमें कंप्लीटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने पड़ते हैं विद इन 30 डेज एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। द बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? वाइंडिंग अप ऑर्डर। ये सबमिट करना VUW वाइंडिंग अप ऑर्डर आपको उस ऑर्डर की डेट तक सारे ऑडिटेड करके आपको सबमिट करना है टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है, टू द ट्रिब्यूनल, टू द लिक्विडेटर, आई मीन टू द लिक्विडेटर। सर लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है क्या? यस, क्योंकि वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है तो फाइनल लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो चुका है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ गलतियां होती है तो कंप्लेंट किसके पास जाएगी? स्पेशल कोर्ट के पास। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी, ROC, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय ट्रिब्यूनल, एनीथिंग। अच्छा सर, प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर एक साथ अपॉइंट हो सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। वाइंडिंग अप ऑर्डर आने से पहले अगर जरूरत है काम स्टार्ट कराने की तो प्रोविजनल लिक्विडेटर आएगा, वरना कंपनी लिक्विडेटर ही आएगा। और सर प्रोविजनल लिक्विडेटर ही कंपनी लिक्विडेटर बन सकता है क्या? आंसर इज वेरी मच यस। आंसर इज वेरी मच यस। ठीक है, कंपनी लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल व्हाइल पासिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर, अपॉइंट द कंपनी लिक्विडेटर, जो कि इधर एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है ऑफिशियल लिक्विडेटर की, तो उसी को बना देंगे कंपनी लिक्विडेटर, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं IBC में, उनमें से किसी को यहाँ पे लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, उनका जो लिक्विडेटर होगा वो यहाँ पे हम अपॉइंट कर देंगे एज कंपनी लिक्विडेटर। 277 इंटीमेशन टू कंपनी और प्रोविजनल लिक्विडेटर। सर ये एंड हो सकता है क्या? नहीं, मैंने अभी भी बताया। तो कंपनी लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड ROC। तो व्हेनेवर एनी वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज डन, देन हमें इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को, बताना पड़ेगा, एंड ROC को भी बताना पड़ेगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। तो ROC को भी नोटिस जाना जरूरी है, बिकॉज वहां पे सारी की सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। रजिस्ट्रार के पास जैसे ये ऑर्डर आ जाएगा, ये कॉपी आ जाएगी, ही शैल मेक एन एंडोर्समेंट टू दिस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट कि ओके इस केस में लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है या इस केस में प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है। एंड लिस्टेड कंपनी के केस में इस चीज का इंटीमेशन दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को भी, वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो NSE BSE में भी इस चीज का इंटीमेशन जाएगा बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दिस वाइंडिंग अप ऑर्डर मतलब सारे एम्प्लॉइज और सबको टाटा बाय बाय, ऑफिसर्स को टाटा बाय बाय, एक्सेप्ट अगर आपका बिजनेस, कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है। अच्छा, वाइंडिंग अप कमेटी क्या बनेगी? आंसर इज यस, मैंडेटरी है। इसके अंदर कौन कौन आएगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर जो ट्रिब्यूनल के साथ अटैच्ड है, दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एक नॉमिनी और एक प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल। कैसे बनेगी? कंपनी लिक्विडेटर एक एप्लीकेशन देगा विद इन 3 वीक्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी। कन्वीनर, मीटिंग कौन रखवाएगा इन 3 जनों की? कंपनी लिक्विडेटर। उनका काम क्या होगा? असिस्ट द लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर की सारा का सारा काम करवाए, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में हेल्प करे। उनके मिनट्स मेंटेन किए जाएंगे। कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस द मिनट्स बिफोर द ट्रिब्यूनल की क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ इस महीने में, और ये मंथली बेसिस पे किया जाएगा टिल द फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड। जब भी फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसका एक ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट पहले तो वाइंडिंग अप कमेटी से अप्रूवल लिया जाएगा कि भैया ये हम फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर अफेयर्स, एंड फिर हम ये जाके मतलब जो लिक्विडेटर रहेगा वो जाके इस चीज को सबमिट कर देगा ट्रिब्यूनल के पास। ओके, एंड the final report so approved by the winding up committee shall be submitted before the tribunal for passing of a dissolution order। मतलब सारा काम जब वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगा तो एंड में फाइनल रिपोर्ट चली जाएगी, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाएगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ या फिर ऑर्डर अपॉइंटिंग अ कंपनी लिक्विडेटर पास हुआ, मतलब कंपनी लिक्विडेटर लग चुका है, ये इन शॉर्ट कंपनी लिक्विडेटर लग चुका है। प्रोविजनल लिक्विडेटर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, प्रोविजनल लिक्विडेटर नहीं आ रहा है। तो ये लिक्विडेटर विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर एक रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताएगा। क्या क्या? पहले तो पर्टिकुलर्स क्या है कि बैंक में पैसा कितना है, कैश कितना है, असेट्स क्या क्या है रिलेटिंग टू द कंपनी। ठीक है, प्लस वो एक रिपोर्ट में और भी चीज लिखेगा, व्हाट अबाउट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड स्टेप्स दैट ही इन हिज ओपिनियन आर नेसेसरी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो बिजनेस की वायबिलिटी कितनी है, चल सकता है, नहीं चल सकता, और असेट्स की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस ही विल आल्सो इंक्लूड इन द रिपोर्ट वेदर इन हिज ओपिनियन एनी फ्रॉड हैज बीन कंडक्टेड और नॉट बाय द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई फ्रॉड इंक्लूड किया तो उसके ऊपर भी ट्रिब्यूनल आगे स्टेप्स लेगा, आगे वाले सेक्शंस में आता है। ठीक है, क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी या उसका एजेंट ये रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड कॉपीज भी ले सकते हैं। प्लस दैट पर्टिकुलर लिक्विडेटर में मेक फर्दर रिपोर्ट्स ऑल्सो, अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है, एंड इंस्पेक्शन और ये सब तो ठीक है हो चुका है। सेक्शन 282
डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, जब कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल टाइम फिक्स करेगा कि कितने टाइम में वाइंडिंग अप हो जानी चाहिए, और इस चीज का रिवीजन भी हो सकता है। अगर इसको लगता है कि इकोनॉमिकल नहीं रहेगा ये टाइम पीरियड, देन ट्रिब्यूनल कैन गो फॉर रिवीजन, मींस काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड। क्लियर है? ओके। सेल कमिटी जरूरी नहीं है, बन सकती है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी। ट्रिब्यूनल मे ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड आफ्टर हियरिंग ऑल द क्रेडिटर्स, ऑल द contributors and company liquidator may order formation of a sale committee which will basically consist of creditors, promoters and officers of the company, whatever the tribunal will decide। इसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है, जो ट्रिब्यूनल का मन करेगा, जिसका काम रहेगा कंपनी लिक्विडेटर को असिस्ट करना सेल करवाने में। अगर जो रिपोर्ट मिली थी ऊपर कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, यहां पे अगर लगता है कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है और ओपिनियन आता है उस लिक्विडेटर का कि फ्रॉड हुआ है, तो अगर रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम कंपनी लिक्विडेटर that any fraud has been committed, then the tribunal shall order investigation under section 210, and on such report it may pass directions under 339 to 342 or direct company liquidator to file a criminal complaint against those involved। तो बेसिकली सिंपल सी बात क्या है, अगर यहाँ पे फ्रॉड का कोई भी लगता है लिक्विडेटर को और वो रिपोर्ट कर देता है कि इन माय ओपिनियन फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, तो सीजी सेक्शन नंबर 210 को लिंक कर देगा, बस इतना समझ लो। आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, अच्छा सेक्शन है, प्लीज ध्यान रखो। एज सुन एज मे बी आफ्टर द बाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोलेगा भैया सेटल करो एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब वही मेंबर्स जिनसे हमें पैसा बुलवाना है, कंट्रीब्यूट करवाएंगे वो, एंड कॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर वेरेवर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आप पैसा बुलवाने वाले हो, मनी कॉल करने वाले हो कि भैया पैसा दो, तो वी नीड टू हैव एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो रेक्टिफिकेशन कराओ। एंड कॉज द असेट्स ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी असेट्स के द्वारा, मतलब असेट्स को सेट ऑफ करवाएंगे तो बैलेंस पता चलेगा कि कितना पैसा रहता है लायबिलिटीज पे ऑफ करने में, एंड देन वी नीड टू कॉल कॉन्ट्रीब्यूटरीज कि भैया अपना पैसा दो। अच्छा, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है वी हैव सफिशिएंट असेट्स एंड वी डोंट नीड टू कॉल एनी मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, सो इट मे डिस्पेंस ऑफ विद द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एज वेल। वी नीड टू डिस्टिंग्विश, ट्रिब्यूनल शैल डिस्टिंग्विश हु आर द कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन देयर ओन राइट एंड हु आर द कॉन्ट्रीब्यूटरीज हु आर रिप्रेजेंटिंग सम अदर एस्टेट, मतलब किसी के बिहाफ पे है, असली बेनिफिशियल ओनर कोई और है। अच्छा, ये तो ठीक है। While settling the list of contributors, tribunal shall include every person who is or has been a member who shall be liable to contribute to the assets of the company and amount sufficient for payment of the liabilities, cost and charges। तो बेसिकली प्रेजेंट मेंबर भी इसके अंदर पकड़ा जा सकता है एंड पास्ट मेंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपको दिमाग में आया होगा सर पास्ट मेंबर को क्यों पकड़ रहे हो, पास्ट मेंबर तो बहुत अलग बात हो जाती है। हेंस वी आर गोइंग टू इंपोज सर्टेन लिमिटेशंस कि पास्ट मेंबर किन किन केसेस में लायबल नहीं रहेगा कंट्रीब्यूट करने में। सो पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर, मतलब पास्ट मेंबर, शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट अगर वो वाइंडिंग अप कमेंसमेंट से लास्ट एक साल, वाइंडिंग अप कमेंसमेंट के पीछे लास्ट 1 ईयर से पहले सीज हो चुका है, वो मेंबर था ही नहीं। तो पास्ट तो था लेकिन ये ज्यादा पास्ट हो जाएगा, इसीलिए नो लायबिलिटी। अगर वो लास्ट इस वाले कंडीशन में नहीं आता तो लास्ट 1 ईयर में वो था, तो अब उसके ऊपर एक और लिमिटेशन लगा देंगे कि भैया डर मत, जिस दिन तू सीज हुआ ना, तू 1 साल से पहले तो सीज नहीं हुआ क्योंकि पहले कंडीशन में आ जाता, लेकिन तू जिस दिन सीज हुआ ना उसके बाद वाले कोई डेट लायबिलिटी के लिए तू लायबल नहीं है। तो पहले 2 पॉइंट्स तो यही हो गए। एंड थर्ड, अनलेस ट्रिब्यूनल को लगता है कि प्रेजेंट मेंबर्स, अनलेस एंड अनटिल ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल को लगता है प्रेजेंट मेंबर्स आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, हम पास्ट मेंबर्स को नहीं बुलाएंगे। तो प्रेजेंट मेंबर्स नहीं पे कर पा रहे तभी हम पास्ट मेंबर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपके लिए वेरी 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 रेलिवेंट है। अच्छा, लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स मतलब सारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो पास्ट के हैं और जो प्रेजेंट के हैं, इनके ऊपर हम एक लिमिट लगा रहे हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो देख लेते क्या, वेयर द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उस केस में द लायबिलिटी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट। फॉर एग्जांपल, आई एम अ होल्डर ऑफ ₹10 शेयर एंड इफ आई हैव पेड ₹6, देन मैक्स टू मैक्स आप मेरे से ₹4 बुलवा सकते हो। अगर आपने, ऑब्वियसली मैं पास्ट मेंबर हूं तो ये भी लगेगा पहले तो, और जब इसके अंदर मैं पकड़ा गया, सी प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो ऊपर वाले मैंने 2 बाइफर्केशन कर रखे हैं, इस वाले में बात हो रही है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, इस वाले में बात हो रही है लायबल हो या नहीं हो, और अगर लायबल हो तो किन डेट्स के लिए, अगर आप लायबल हो या नहीं हो और लायबल हो तो किन डेट्स के लिए। और इस वाले में बात हो रही है, अब लायबिलिटी तो फिक्स हो गई ऊपर वाले से, कितने के लिए लायबल हो, कितना अमाउंट आपसे ले सकते हैं। तो इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड, इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, इन दैट केस जितना भी आपने गारंटी का अमाउंट ले रखा था कि मैं इतना अमाउंट गारंटी करता हूं कि दूंगा, सो वो वाला अमाउंट आ जाएगा। एंड इफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी
हैज शेयर कैपिटल, तो अगेन हम उस पर लाइबिलिटी कितने की लगा देंगे, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, जो भी आपने नहीं पे किया अभी आउट ऑफ द टोटल वैल्यू। तो 10 रुपए में से 4 रुपए पे कर चुका हूं, तो 6 रुपए तक की लायबिलिटी आ सकती है। ये वाली जो बात मैंने आपको समझाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों पैराग्राफ्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असली में बहुत टाइम लगता है, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि रिवीजन में भी बता पाऊं। सेक्शन 286 ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी है, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर और मैनेजर whose liability is unlimited under the provisions of this act। फॉर एग्जाम्पल हमने 224 किया था, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्सनल लायबिलिटी फिक्स करवाई थी, ठीक है। तो उस बंदे की अब लायबिलिटी पर्सनल हो जाती है सपोज, एंड अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है। तो अगर उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई और वैसे द कंपनी इज लिमिटेड, वैसे लिमिटेड लायबिलिटी है, तो उस पर्सन की इन एडिशन टू एनी लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट एज एन ऑर्डिनरी मेंबर, ही शैल बी लायबल टू मेक फर्दर कंट्रीब्यूशन एज इफ ही वर अ मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, बिकॉज उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो मान लिया जाएगा वो अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन इसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन सेम रहेगी कि अगर अ पर्सन हु हैज बीन अ डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट बी लायबल इफ वो 1 साल से पहले हट चुका है, या फिर दैट पर्टिकुलर डेट और लायबिलिटी विच इज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज टू बी अ मेंबर। तो पहला वाला नहीं लगा, तो फिर इस वाले से उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि भाई तू बच तो पाया नहीं, लेकिन हम कुछ डेट से बचा लेंगे जो तेरे सीज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। अच्छा, subject to the articles of the company, a director or manager shall not be liable to make further such contribution unless tribunal wants। ठीक है, मतलब बेसिकली बात, ट्रिब्यूनल अगर ट्रिब्यूनल कहेगा तो ही तो लायबिलिटी आएगी ना, वरना कैसे आएगी। तो अनलेस ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ नेसेसरी है इनसे बुलवाना पैसा, हम नहीं बुलवाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एडवाइजरी कमेटी जरूरी नहीं है बनना, शायद ही बनेगी, तो ट्रिब्यूनल में व्हाइल पासिंग ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर और डायरेक्ट दैट यस एडवाइजरी कमेटी नीड्स टू बी फॉर्म्ड। उसके अंदर मैक्स टू मैक्स 12 जने रहेंगे। कौन रहेंगे, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड अदर पर्संस, जो भी ट्रिब्यूनल चाहता है, ठीक है। उस चूज करने के लिए, ट्रिब्यूनल को चूज करने के लिए कंपनी लिक्विडेटर शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज फॉर एनेबलिंग द ट्रिब्यूनल टू डिटरमिन द मेंबर्स। और ये कब बुलाई जाएगी, विद इन 30 डेज ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर। राइट्स क्या है इस कमिटी के, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, असेट्स, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। चेयर कौन करेगा मीटिंग्स को, कन्वीन कौन करेगा मीटिंग्स को, कंपनी लिक्विडेटर। तो 3 कमिटीज पड़ी है, वाइंडिंग अप कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, सेल कमिटी। सेल कमिटी और एडवाइजरी कमिटी जो ये वाली अभी हमने पढ़ी, दीज आर नॉट मैंडेटरी टू बी फॉर्म्ड, बट वाइंडिंग अप कमिटी इज मैंडेटरी टू बी फॉर्म्ड। सेल कमिटी में कोई भी फिक्स पर्सन नहीं पड़े थे, और वाइंडिंग अप कमेटी में 3 बंदे पड़े थे, और एडवाइजरी कमेटी में अप टू 12 आ सकते हैं। तो इन तीनों कमिटीज का ध्यान रखना। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स पावर्स। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल देखो, कंपनी लिक्विडेटर टू हैव रिगार्ड टू एनी डायरेक्शंस गिवन बाय क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज बाय एनी रेजोल्यूशन एट एनी जनरल मीटिंग और एडवाइजरी कमिटी, बट व्हाट इफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन देम। मतलब क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एडवाइजरी कमिटी में अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो एडवाइजरी कमिटी इज अ सबसेट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, हेंस क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज विल ओवरराइड द एडवाइजरी कमिटी। कंपनी लिक्विडेटर टू समन द मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जब उसका मन करेगा वो कर सकता है, इसीलिए में। लेकिन अगर इन दोनों चीजों में से कुछ भी हुआ तो उसको शल करना पड़ेगा, मतलब बुलवानी ही पड़ेगी। कैसे, अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है या फिर रिक्वेस्ट इन राइटिंग आ जाती है मिनिमम 1/10 वैल्यू वालों से, तो उस केस में मे नहीं शल। एनी पर्सन एग्रीव्ड अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, कि अगर उसको लगता है कंपनी लिक्विडेटर ने कुछ गलती करी है, देन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। पेमेंट ऑफ डेट्स बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ, वेरी प्रोसीजरल, लेकिन कर लेते हैं। देखो ट्रिब्यूनल ना कोई पैसा बुलवा सकता है, ट्रिब्यूनल इसमें बस बोला है कि ट्रिब्यूनल कोई पैसा बुलवा सकता है जो भी ड्यू है, अपार्ट फ्रॉम द कॉल्स। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेन यहां से शुरू होता है। द ट्रिब्यूनल इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, जब भी ट्रिब्यूनल पैसा बुलवाएगा कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कि भैया कॉन्ट्रीब्यूट करो, ऊपर सारी लायबिलिटीज वगैरह वाली हमने बात पढ़ ली, फाइनल कंक्लूजन ये आया कि भैया पैसा बुलवाना है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अलाउ टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी बाय वे ऑफ सेट ऑफ एनी मनी ड्यू टू हिम और स्टेट ही रिप्रेजेंट्स फ्रॉम द कंपनी ऑन एनी इंडिपेंडेंट डीलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, बट नॉट एनी मनी ड्यू टू हिम एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट। सर क्या बात कह दी है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, यह कंपनी, यह कॉन्ट्रीब्यूटरी को पैसा देना है 10 रुपए, इन सम इंडिपेंडेंट डीलिंग, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ और कमर्शियल रिलेशन था, तो 10 रुपए देना है। और इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करते वक्त इससे 30 रुपया बुलवा रहा है, तो कहेंगे कि भैया तू 30 - 10 20 ही दे देना, सेट ऑफ कर देंगे। बट अगर ये पैसा डिविडेंड या प्रॉफिट की तरह था,
जो मुझे तुझे देना था, तो वो हम अभी आपको सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे, हम आपसे 30 ही बुलवाएंगे। वाई? बिकॉज तेरी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो मैं एज अ मेंबर जो तेरे को ड्यू है वो अभी नहीं दे सकता, तो वो सेट ऑफ अलाउ नहीं कर सकता, सिंपल। एंड इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी अलाउ टू एनी डायरेक्टर और मैनेजर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फॉर एग्जांपल 224 में पढ़ा था कि सीजी अनलिमिटेड लाइबिलिटी फिक्स करवा रहा है, तो उस केस में उन डायरेक्टर या उन मैनेजर को हम सच सेट ऑफ अलाउ कर देंगे। सच सेट ऑफ मतलब जो ये कहानी पड़ी। सर इसमें मेंबर का क्या? अरे मेंबर का तो बात नहीं आएगी ना, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, मेंबर की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि लिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड वालों में ये केस आएगा। क्लियर है ये चीज? तो बस ये बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर कर देंगे, नहीं तो चांसेस कम है इसको सेक्शन के आने के। अच्छा, व्हाट अबाउट सेट ऑफ व्हेन ऑल द क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, देन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, हम कोई भी सेट ऑफ अलाउ कर देंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्रेडिटर्स की तो पेमेंट हो गई है, तो जो सेट ऑफ अलाउ करो। डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, डिविडेंड है, प्रॉफिट है, कोई इंडिपेंडेंट डीलिंग है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सारा सेट ऑफ अलाउ कर दो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं इसमें बहुत तेज जा रहा हूं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये रिवीजन लेक्चर है, ये स्टडी लेक्चर नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता। सेक्शन 301, अरेस्ट ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया और एब्सकॉन ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। कभी भी ऐसा हो सकता है कि ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी और पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी, अकाउंट्स, पेपर्स ऑफ द कंपनी, और उसके पास है ये सारी चीजें और वो भागने वाला है, ही इज गोइंग टू लीव इंडिया, या तो गायब होने वाला है एब्सकॉन, या तो कंसील करने वाला है प्रॉपर्टी, या तो रिमूव करने वाला है, एलिनेट करने वाला है। तो उस केस में क्यों कर रहा है वो ये काम? वो बंदा ये भाग क्यों रहा है या ये कंसील क्यों कर रहा है? for the purpose of evading the payment of calls or for avoiding the examination with respect to the affairs of the company। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा ऐसे गलत काम करने वाला है, then the tribunal may cause the contributory to be detained until such time as the tribunal में डायरेक्ट उसका अरेस्ट कराओ और उसके बुक्स, पेपर्स, प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में ले लो, उससे सीज कर लो और सेफली उसको कहीं पर रख लो जब तक ट्रिब्यूनल कुछ और ना बताए। ठीक है, तो 301 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 326, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। देखो 326 में ना मैं बहुत ही लिमिटेड बात बता रहा हूं आपको, ये पूरी कहानी अगर मैं, ये तो पूरे डिटेल में है क्योंकि बुक में हम कुछ छोड़ते नहीं है और क्लास में पूरा समझाते हैं, लेकिन अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आना, हम उसकी बात करेंगे। देखो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में दो चीजें लेके आनी है आपको, वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यूज। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ड्यूज सबसे ज्यादा चांसेस आने के इसी लैंग्वेज के हैं और इसी एग्जाम्पल के हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है, ये नहीं तो समझते समझते में मिनिमम 40 मिनट्स लगेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में दिया होगा देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर जो कि 1 लाख रुपए की है, वर्कमैन के ड्यूज 1 लाख है और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज 3 लाख है, तो 1 लाख और 3 लाख और सिक्योरिटी की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रेशियो में 1:3। तो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज एंड secured dues is 3 + 1 is 4 lakh। ठीक है, एंड द वर्कमैन्स पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी इज 1/4 एंड इस वाले का सिक्योर्ड क्रेडिटर का 3/4। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि 1 लाख जो सिक्योरिटी होगी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है वर्कमैन ड्यूज में एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर में। ठीक है, अब 326 अब इसके डिटेल में घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करना, आप बस ये लगा देना पैरी पासू लगाना है, मतलब इन दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। और सर बैलेंस पेमेंट्स का क्या? जो बैलेंस जने होंगे इसके अंदर, जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे या और कोई बंदे होंगे या इनके बैलेंस ड्यूज, उनको हम पे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में जनरली आपको यही होगा कि सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी नहीं है, सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी नहीं है। देखो यही वाला पैराग्राफ लगता है that a certain payment shall be paid in full before secured creditors are paid and then above A and B, जो ऊपर मैंने आपको बताया workman dues and secured creditors shall be paid in full unless the assets are insufficient to meet them, in which case they shall abate in equal proportion। तो हम equal proportion में उनको लगा रहे हैं, पैरी पासू लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल में हमें करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड ये एक मैं आपको और बता देता हूँ, ये एक मैं आपको बहुत बता देता हूँ जो मुझे लगता है शायद डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना वर्कमैन ड्यूज, ये जो वर्ड है ना वर्कमैन ड्यूज, इसमें 4 चीजें आती है, इसमें 4 चीजें आती है। इसमें से ये दो पहले दोनों है ना, ये वाले पार्ट, ये आपको सबसे पहले पेमेंट करनी पड़ती है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में भी, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लेना है आपको उसके अंदर, वेजेस एंड सैलरी एंड अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, ये नाम लर्न कर लेना। तो समझ लेना वर्कमैन ड्यूज एक अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं। 4 कंपोनेंट में से 2 सबसे पहले आपको पे करने पड़ते हैं, फिर आपको बैलेंस पेमेंट करनी पड़ेगी इनकी और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। आपको जनरली क्वेश्चन में ना इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपको सीधा बता देंगे टोटल वर्कमैन ड्यूज क्या है और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज क्या है और सिक्योरिटी कितनी है। सिक्योरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन दोनों में पैरी पासू, तो इक्वल प्रोपोर्शन 1:4 जैसे हमने रेशियो लिया, राइट। आगे चलते हैं
327 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स ओवर एडिंग के बाद अब वर्ड हट जाएगा, अब नॉर्मल प्रेफरेंशियल पेमेंट्स सब्जेक्ट टू 326, ऑब्वियसली 326 को नीचे नहीं लेके जाएंगे हम, वो सब्जेक्ट रहेगा। फॉलोइंग शुड बी पेड इन प्रायोरिटी, जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेस एंड रेट्स एंड ड्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, जो रेलिवेंट डेट से लास्ट 12 मंथ्स में ड्यू हुए, ऑल द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एनी एम्प्लॉई नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट बट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड। अभी आपको नोटिफाइड अमाउंट लर्न नहीं करना है, लेकिन पेपर में ये वर्ड आना चाहिए, नॉट एक्सीड, इट शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड, पेपर में ये चीज आनी चाहिए। सर ये बार बार रेलिवेंट डेट बोल रहे हो, रेलिवेंट डेट बोल रहे हो, ये क्या है बताऊंगा अभी। accrued holiday remuneration payable to any employee or any person in case of his death। सर यहाँ पे वेज आपने एम्प्लॉय की जगह नॉर्मल वर्कर क्यों नहीं बोला, मतलब वर्कमैन क्यों नहीं बोला, क्योंकि वर्कमैन वाले ओवर हेडिंग में आ चुके हैं, ये हम प्रेफरेंशियल पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 326 में कवर हो चुका है। एनी अमाउंट जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस पेबल होती है 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट बाय द एम्प्लॉयर विद रिस्पेक्ट टू ईएसआई, विथ रिस्पेक्ट टू ईएसआई, तो ईएसआई में 12 मंथ्स की लिमिट लग जाएगी। एनी कंपेंसेशन या लायबिलिटी फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय, यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा पे किया जाएगा। ऑल सम्स ड्यू फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, एनी अदर फंड मेंटेन्ड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, अगेन देयर इज नो लिमिट, again there is no limit, and any expenses for investigation under 213 ट्रिब्यूनल वाला and 216 ओनरशिप वाला, ये हमने इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में पढ़ा था, एज दे आर पेबल बाय द कंपनी। ये जनरल कुछ फॉर्मेलिटी वाली बात बताइए कि अगर पैसा पूरा नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन में हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दीज पेमेंट शैल हैव प्रायोरिटी ओवर डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अगर हमारे पास असेट्स इनसफिशिएंट पड़ते हैं, ये फ्लोटिंग चार्ज वाले अगर कोई डिबेंचर्स क्रिएट करे गए विद दिस काइंड ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, तो उसके ऊपर 327 की वैलिडिटी रहेगी and be discharged forthwith after retention of the winding up cost। तो ऑब्वियसली पहले हम अपनी वाइंडिंग अप की कॉस्ट रिटेन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेलिवेंट डेट का मतलब समझ लेना, और ये मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉय एंड वर्कमैन आर डिफरेंट। सर व्हाट इज रेलिवेंट डेट? अगर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करता है, सर अगर मतलब ये पहले होता था ना, मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी होती थी, अब तो यही है सिर्फ कि वाइंडिंग अप ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो उस केस में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज माई रेलिवेंट डेट, अनलेस ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि सर मैंने आपको बताया था ना, प्रोविजनल लिक्विडेटर जरूरी नहीं है अपॉइंट होना। तो अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं होता तो फिर डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर विल बी माय रेलिवेंट डेट। क्लियर है ये चीज? एंड इन सबको छोड़ के अगर इससे पहले ही, इन सबको छोड़ के अगर इससे पहले ही वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होती है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होती है अंडर आईबीसी, तो वो वाली डेट मेरी रेलिवेंट डेट बन जाएगी। ध्यान रखना ये दोनों सेक्शन आईबीसी के लिक्विडेशन में काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने की। समझो हो क्या रहा है, कंपनी हैज गिवन अ प्रेफरेंस टू अ पर्सन, दिस पर्सन इज वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और इज अ श्योरिटी और अ गारंटर फॉर एनी ऑफ द डेट्स और एनी ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली कुछ देना था इन जनों को कुछ देना था, इन दोनों के बदले में कोई लायबिलिटी थी। नाउ द कंपनी डज एनीथिंग और सफर्स एनीथिंग डन विच हैज द इम्पैक्ट और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग दिस particular person in a position which is better than he would have been if this was not done। तो प्रेफरेंस दिया गया, गलत तरीके से दिया गया। और सर ये चीज कब हुई? ये चीज हुई लास्ट 6 मंथ्स। सर किससे लास्ट 6 मंथ्स? फ्रॉम मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप एप्लीकेशन। एंड अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है ये, एंड इन दैट केस इट मे रिवर्स द सिचुएशन, डिक्लेयर दिस काइंड ऑफ अ प्रेफरेंस एज void। ओके, ये दोबारा उन्होंने रिपीट किया तो ये मैं बता चुका हूं, रिस्टोरिंग ऑफ पोजीशन। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मींस अ फेवरेबल ट्रीटमेंट और प्रेफरेंस टू सम क्रेडिटर्स और अ श्योरिटी और अ गारंटर इफ एनी इनवॉलंटरी एक्ट इट इज डन। अगर कोई इनवॉलंटरी एक्ट करा गया है अंडर प्रेशर, इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि फ्रॉडुलेंट इनहेरेंट एक होता है ना, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना जरूरी है। इनवॉलंटरी एक्ट किया जा रहा है, टेंशन में किया जा रहा है, प्रेशर में किया जा रहा है, तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, तो इस सेक्शन से बाहर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पेमेंट करता हूं ताकि आप मेरे अगेंस्ट केस मत फाइल करो, दिस इज not a fraudulent preference। अच्छा, mere preference is not enough, mere preference is not enough, fraudulent होना जरूरी है। fraudulent intent must be proved, ऐसी हवा में बात नहीं होनी चाहिए, mere allegations are not enough। ठीक है, अगर मैं एक मॉर्गेज क्रिएट कर रहा हूं इन फेवर ऑफ माय बैंक इन होप कि बैंक मेरे को बाद में लोन देगा, तो इसमें मैं अपना फायदा देख रहा हूं, ये fraudulent preference नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इसके अंदर कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो रीड करना चाहो तो एक बार पॉज करके रीड कर लो, वरना आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 329 ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ टू बी वॉइड। अगर कोई भी ट्रांसफर किया जाता है प्रॉपर्टी का, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, एंड इट इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
और इन फेवर ऑफ परचेजर इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स नहीं था और जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं थी, मुझे उसके बदले में वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं मिला इन गुड फेथ, तो उस केस में इस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये कब हुआ? ऊपर वाले में क्या पढ़ा था? 6 मंथ्स, इस वाले में 1 ईयर, 1 ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब इन शॉर्ट कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज 332 एक ही बार समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन प्रिवेंट्स एन इंसॉल्वेंट कंपनी फ्रॉम क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन इट्स अंडरटेकिंग टू सिक्योर पास्ट डेट्स, मतलब पुराना पैसा या फिर वो पैसा जो मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तो सर मतलब अगर पैसा हाथ में आ रहा है और कुछ नया, कुछ पास्ट डेट नहीं है, फ्यूचर डेट है, नया पैसा हाथ में आता है, तो ये अलाउड है? आंसर इज यस। उसी के रिस्पेक्ट में अभी आप यहाँ पे एक्सेप्शन को लिंक करोगे, ध्यान से समझो। Where a company is being wound up and a floating charge on the property or undertaking of the company is created in the last preceding 12 months of the commencement of winding up, then such charge shall be invalid except in 2 cases, where it is proved that company was solvent immediately after this creation of charge because my intent was to stop an insolvent company from creation of charge, या फिर for that amount of cash which is paid to the company at the time of or subsequent to the creation of this charge and it is given as a consideration for this charge, मतलब अगर ये चार्ज क्रिएट नहीं होता तो पैसा नहीं आता। सर क्योंकि आपने यहाँ पे बोला था पास्ट डेट्स को रोकना है, यहाँ पे पास्ट डेट्स नहीं है, यहाँ पे पैसा उस चार्ज की वजह से आ रहा है, एंड प्लस हम 5% का इंटरेस्ट प्रति साल 5% पर एनम का इंटरेस्ट भी अलाउ कर देंगे आपको, जो आपको पैसा मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? ओके। सेक्शन 333 डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। ओनरस प्रॉपर्टी मतलब बेकार प्रॉपर्टी जिसका कोई काम नहीं है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, तो लिक्विडेटर आके कह रहा है ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए नहीं, इसको बाहर फेंको, मुझे नहीं चाहिए कंपनी की प्रॉपर्टी। ठीक है। Where any part of the property consists of any land of any tenure burdened with covenants, covenants मतलब restrictions लग रखी है, unprofitable contracts है, बेकार contracts है, इसमें से पैसा नहीं निकलने वाला, unsellable property है, तो कंपनी लिक्विडेटर में विद द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो अथॉरिटी किसके पास? फाइनल ट्रिब्यूनल के पास। बाय राइटिंग डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी, और वो कब कर सकता है? विद इन 12 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप और एनी एक्सटेंडेड पीरियड। लेकिन where the company liquidator was not aware of the existence of any such property within 1 month of the commencement of winding up, then this power can be exercised at any time within 12 months from the date he became aware of this kind of a property or any extended period। सर इसके ऊपर December 21 में एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इसके ऊपर December 21 में एक सवाल आ रखा है, तो आपको हर एक चीज पढ़ के जानी है। प्राइमरी टाइम लिमिट विद इन 12 मंथ्स, लेकिन अगर मुझे विद इन 1 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट पता ही नहीं चला प्रॉपर्टी है, तो जब पता चलेगा उसके आगे 12 मंथ्स आपको मिल जाएगा, या एनी एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड बाय ट्रिब्यूनल। बिफोर ग्रांटिंग एनी लीव टू डिस्क्लेम, ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी एंड बिफोर ग्रांटिंग दिस काइंड ऑफ अ परमिशन इट मे रिक्वायर such notices to be given to certain interested persons and impose certain terms as a condition for granting leave and make any other order as it may deem fit। तो जो भी अगर उस प्रॉपर्टी में कोई और इंटरेस्टेड बंदा है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, ट्रिब्यूनल उसको भी नोटिस देगा। क्लियर है? एक सिचुएशन बता रहा हूं जिसके अंदर मैं कहूंगा कि द लिक्विडेटर विल लूज हिज चांस टू डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी। Any interested person serves a kind of an application in writing requiring the company liquidator to decide whether or not he will डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी। वो पूछ रहा है भाई तू डिस्क्लेम करने वाला है क्या, और कंपनी लिक्विडेटर फेल कर जाता है। क्या फेल कर जाता है? टू रिप्लाई। क्या रिप्लाई? अगर उसका मन था तो वो बताएगा, रिप्लाई करके बताएगा, विद इन 28 डेज बताएगा। क्या बताएगा? कि भाई तू पर्सन इंटरेस्टेड है, तूने मेरे को एप्लीकेशन लिखी, अब सुन मेरा मन है इस चीज को डिस्क्लेम करने का एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ये अगर तूने नहीं बताया 28 डेज के अंदर, नाउ यू कैन नॉट डिस्क्लेम दिस प्रॉपर्टी, नाउ द लिक्विडेटर कैन नॉट डिस्क्लेम दिस प्रॉपर्टी। ठीक है? और एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द डिस्क्लेमर, उसका कोई लॉस हो जाता है किसी इंटरेस्टेड पर्सन का, जस्ट बिकॉज कंपनी लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल कर दी और ट्रिब्यूनल ने इस चीज को अलाउ कर दिया, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड ही कैन प्रूव दिस अमाउंट एज अ क्रेडिटर। ठीक है? तो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू द अमाउंट ऑफ द compensation or damages which are payable in respect of such effect and he may prove this amount as a debt in winding up। उसको बोल देंगे भाई तेरा जो लॉस हुआ है जाके क्रेडिटर बन जा इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी लिक्विडेशन, उसको मैं यहां पे नहीं करवा रहा। कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट, वेयर एनी कंपनी इज बीइंग बाउंड अप एंड द लिक्विडेटर हैज इन हिज हैंड्स और अंडर हिज कंट्रोल एनी मनी रिप्रेजेंटिंग डिविडेंड पेबल टू क्रेडिटर। सर डिविडेंड तो मेंबर्स को पे करते हैं यार, ये फैंसी सा नाम दे रखा है, डिविडेंड छोड़ दो, अमाउंट इसको समझो पैसा, मनी पेबल टू द क्रेडिटर, बस ये नाम दिया हुआ है, टेक्निकल लर्न कर लो, वैसे ये मनी है। तो मनी पेबल टू एनी क्रेडिटर बट रिमेन अनपेड फॉर 6 मंथ्स
from the date they were declared, or any asset refundable to any contributory मतलब member, but again undistributed for 6 months. अब लिक्विडेटर कह रहा है भाई 6 महीने से पैसा ड्यू है क्रेडिटर और मेंबर्स का, क्या करूं इस चीज का? ठीक है, तू भाई रो मत, एक काम कर, जाके डिपॉजिट कर दे इसको एक सेपरेट स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट, जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, जब डिसोल्यूशन आ जाएगा उस दिन, डेट ऑफ डिसोल्यूशन के दिन जो ये अमाउंट तेरा ड्यू होगा वो जाके सबमिट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तू सबमिट करेगा ना उस टाइम एक स्टेटमेंट दे दियो रजिस्ट्रार को कि तेरे हिसाब से क्या क्या पैसा था और किस किस का ड्यू था जो जिन्होंने ये क्लेम नहीं किया है। ठीक है, व्हाइल मेकिंग सच पेमेंट ही हैज टू गिव अ स्टेटमेंट इन विच ही विल इंक्लूड ऑल द सम्स की कौन कौन सा पैसा था, इसका नेचर क्या था, लास्ट नोन एड्रेस क्या है उन जनों का, क्योंकि वो लोग तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट पता क्या था इनका, एंड एवरीथिंग जो कि एंटाइटल्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस काइंड ऑफ एन अमाउंट। राइट, ओके, जैसे ही लिक्विडेटर ये सारा सबमिट करेगा उसको एक रिसीट मिलेगा बैंक से, उस शेड्यूल्ड बैंक से, और उस रिसीट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म उस पैसों के रिस्पेक्ट में, इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। अब किसी को वो पैसा चाहिए, बाद में किसी की बुद्धि आ जाती है कि अरे वो मेरा पैसा था वो मुझे वापस करो, तो दैट पर्सन विल अप्लाई टू द रजिस्ट्रार and then register if satisfied that yes this person who is making claims is actually entitled to that particular money, तो रजिस्ट्रार में अलाउ कि ठीक है उस बंदे को पेमेंट अलाउ करो। ठीक है, और कितने टाइम में अलाउ करेगा, ये सेटल करवाएगा विद इन 60 डेज, तो ही शैल सेटल द क्लेम, रजिस्ट्रार shall settle the claim within 60 days from the date of receipt, failing which he has to report to the regional director giving reasons कि भैया 60 दिन में क्यों नहीं हुआ ये आपसे सेटल, बताओ उसको। और सर 15 साल के लिए पैसा उसी में पड़ा हुआ है शेड्यूल्ड बैंक में, देन इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसमें से अगर कोई क्लेम करना चाहे तो 16 साल बाद, तो सेम प्रोसेस एज सबसेक्शन 6 आरओसी के पास ही जाना पड़ेगा। राइट, द ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑन द क्लेम विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डर फॉर रिफंड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि अब ये रेवेन्यू अकाउंट में जा चुका है, तो 15 साल बाद कोई रिफंड जाता है तो उसको मान लिया जाएगा ये ऑर्डर फॉर रिफंड ऑफ रेवेन्यू है। इफ लिक्विडेटर रिटेन्स मनी विच शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिस शेड्यूल्ड बैंक, कंपनी लिक्विडेटर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट में जाना चाहिए था, उसने नहीं दिया, तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजंस क्या क्या लगेंगे ध्यान से समझो। 12% पर एनएम का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है उस अमाउंट के ऊपर, उसको पे करना पड़ेगा, एंड प्लस सच अदर पेनल्टी एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द रजिस्ट्रार प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रॉपर केस में ईदर रेमिट ईदर इन पार्ट और इन होल, मतलब पूरा का पूरा माफ कर देगा या थोड़ा पार्ट माफ कर सकता है, दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच द लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू पे। That particular liquidator shall be liable to pay any expenses which are occasioned by the reason of his default, उसकी गलती की वजह से कोई खर्चा हुआ तो वो भी उसको देना पड़ सकता है, and where the winding up is by the tribunal which is the only case possible in Companies Act now, he shall also be liable to have all or any such part of his remuneration as the tribunal may decide to be disallowed and to be removed from his office by the tribunal। तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट का वेवर पॉसिबल है, प्लस एक्सपेंसेस का देना, उसको अमाउंट इंडेमनिफाई करना पड़ सकता है, उसका रेम्यूनरेशन डिसअलाउ हो सकता है, एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। क्लियर है चीज? नाउ सर्टेन अदर टाइम लिमिट्स फ्रॉम बैलेंस सेक्शन, अब मैं इसके अंदर कुछ कुछ टाइम लिमिट्स बताइए वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द केस में भी विद इन 7 days फ्रॉम अपॉइंटमेंट बताएगा कि वेदर ही हैज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 279 where a winding up order has been passed या फिर provisional liquidator has been appointed, no other suit or legal proceeding shall be commenced with, को सब कुछ काइंड ऑफ कहते हैं ना मोरिटोरियम लग जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया जाएगा, nothing shall be commenced and nothing shall be continued except with the leave of the tribunal and अदर टर्म्स एज इट में इम्पोज। सो सारी बात हम ट्रिब्यूनल से पूछ के करेंगे, एंड कोई एप्लीकेशन फाइल होती है ट्रिब्यूनल को तो विद इन 60 days उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, बट दिस अपील प्रोसीडिंग्स वगैरह जो अगर कोई हम जिसको बोल रहे हैं ना कि कुछ भी हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, ये इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि ये दोनों बड़े हायर अथॉरिटीज है, तो इनके पे प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड और अ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। As per 288, company liquidator shall make periodical reports to the tribunal and in any case एक हर एक क्वार्टर के एंड में एक रिपोर्ट जाएगी ताकि ट्रिब्यूनल इस चीज को रिव्यू कर पाए। ओवरऑल पावर्स सारी की सारी ट्रिब्यूनल की रहती है, काम करने वाला कंपनी लिक्विडेटर है। एज पर 294 जहां पे भी रिसीट्स या अकाउंट्स की बात करी जाती है तो कंपनी लिक्विडेटर उन अकाउंट्स को, उन रिसीट्स पेमेंट्स को मिनिमम ट्वाइस एवरी ईयर बनाएगा एंड प्रेजेंट करेगा, प्लस a copy of these accounts shall be filed to the ROC, to the tribunal, and if it is a government company as per section 2 clause 45, then it shall also be filed with all the relevant governments, central governments, state governments जो भी इसके अंदर involved है।
As per 347, after expiration of 5 years from dissolution, no responsibility shall devolve on any company, company liquidator, or any other person with respect to the books of accounts and books of the company not being forthcoming to any person claiming to be interested therein. तो मतलब 5 साल डिसोल्यूशन के 5 साल बाद कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी किसी भी पर्सन के ऊपर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बुक्स मेंटेन करने की, right? As per 356, the tribunal can declare the dissolution as void within 2 years of dissolution on application by company liquidator or any person who appears to the tribunal to be interested. तो अगर उसको लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार गलती हो गई है, डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करो, तो ये 2 साल तक हो सकता है. उसको कैसे लगेगा ये चीज? ऑन द बेसिस ऑफ सम एप्लीकेशन बाय ईदर कंपनी लिक्विडेटर और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन. तो सर ये आपने लास्ट में ये क्या बताया? मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट जो लेक्चर था मेरा, ये देखो मैंने बैलेंस प्रोविजंस लिखे हैं जो मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इस वाले के रिस्पेक्ट में बैलेंस सेक्शंस पूरे के पूरे नहीं काटे, उसमें से भी जहां मुझे लगता है एमसीक्यू बन सकता है या कोई रेलिवेंट पॉइंट बन सकता है, उसको मैंने यहाँ पे एक अलग से 7-8 पॉइंट्स देके बता दिया ताकि पूरा का पूरा तो ना छूटे, राइट? अभी बैलेंस प्रोविजंस हम इस वाले रिवीजन क्लास में नहीं रख रहे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. वी टुक अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स एंड मैंने आपको सारी चीजें बताई है. ध्यान, अगर आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर है तो इस रिवीजन लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सीधा सीधा अगर ये पढ़ने की कोशिश करोगे इसमें से तो यू विल फील कि हम इतना डेप्थ में नहीं गए, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर आवर वाइंडिंग अप चैप्टर. इसके बाद हम फॉरेन कंपनीज वाला चैप्टर एक रिवाइज करेंगे. सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय.